क्लास 9। तो अभी तक आपको मैंने गद्य में स्पर्श और संचयन से कहानियाँ करा दी, काव्य करा दिए। अब मैं आपका ग्रामर पाठ शुरू कर रही हूँ, जिसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का 2 भाग मैं आपको कराऊंगी। एक भाग जो अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश होता है वो आप अपने से करोगे। अब मैं आ जाती हूँ व्यवहारिक व्याकरण, जिसमें 5 अध्याय दिए गए हैं। तो निम्नलिखित में से भी मैं पहला अध्याय कराने जा रही हूँ और इसके बाद लेखन व्याकरण में भी 5 अध्याय हैं जो बीच बीच में मैं आपको करवाती रहूँगी, जिसमें अनुच्छेद और संवाद लेखन, पत्र लेखन आता है। ठीक है। तो व्यवहारिक व्याकरण का पहला अध्याय है आपका अनुनासिक, अनुस्वार तथा आगत ध्वनियाँ। ये सब क्या है? एक तो होता है अनुनासिक, जिसे चंद्रबिंदु कहते हैं। ठीक है। एक होता है अनुस्वार, जिसे सिर्फ एक बिंदी लगाकर हम प्रयोग करते हैं शब्द में, और तथा इसके बाद है आगत ध्वनियाँ, जो हमें दूसरी भाषाओं से मिली है, जो हमारी भाषाओं में सम्मिलित हो गई हैं और प्रयोग की जाती हैं हमारी भाषा में। इसमें क्या आता है आप वो समझ लीजिए। कुछ आपको अभ्यास कार्य करने होंगे, कुछ शब्द दिए जाएंगे जिसमें आपको अनुस्वार लगाना है, अनुनासिक लगाना है। इसके बाद आपको इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। तो जब आपको अभ्यास कार्य में दूंगी तो आप इसे लिख लीजिएगा। तो फिलहाल मैं समझाना शुरू करती हूँ। अनुनासिक क्या है? अनुनासिक एक नासिकीय स्वर ध्वनि, ठीक है, एक नासिकीय स्वर ध्वनि है। इसका विकास हिंदी में हुआ है। संस्कृत से हिंदी को जो स्वर प्राप्त हुए थे वे सभी निरअनुनासिक थे, अर्थात इनके उच्चारण में वायु केवल मुख से ही बाहर निकलती थी, नाक का रास्ता पूरी तरह बंद रहता था। जब हम बोलते हैं ना, तो बोलते समय हमारे मुख से वायु निकलती है बाहर। तो जो अनुनासिक है ये हमें संस्कृत के जो शब्द हमें हिंदी में मिले हैं वो स्वर शब्द थे। ठीक है। तो उसमें अनुनासिक का प्रयोग नहीं था। उसमें नाक से बिल्कुल भी, मतलब आप समझ लीजिए, जब आप उच्चारण करते हैं तो वायु जो है वो सिर्फ मुख से बाहर आती थी, नाक से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना तो नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है। हिंदी तक आते आते सभी स्वर नासिकृत हो जाते हैं, लेकिन जब भी हम संस्कृत के शब्दों को हिंदी में प्रयोग करने लगते हैं तो उसमें अनुनासिक शब्द, मतलब अनुनासिक का प्रयोग आ जाता है और मुंह के साथ साथ नाक से भी वायु बाहर आती है। अर्थात हिंदी भाषा भाषी सभी स्वरों का उच्चारण 2 तरह से करने लगे हैं, केवल मुख से वायु बाहर निकालकर तथा मुख और नाक दोनों भागों यानी मार्गों से वायु बाहर निकालकर। एक शब्द वे होते हैं जिसमें सिर्फ मुख से वायु बाहर आती है, दूसरे शब्द वे होते हैं जिसमें मुख और नाक दोनों से वायु बाहर आती है। पहले प्रकार के स्वरों को मौखिक स्वर यानी ओरल वॉवेल्स कहते हैं। दूसरे प्रकार के स्वरों को नासिकृत स्वर या अनुनासिक कहा गया है। तो पहले में जिसमें सिर्फ मुख से वायु बाहर आती है तो वो मौखिक है, और जिसमें मुख और नाक दोनों से वायु बाहर आती है वो नासिकृत यानी कि अनुनासिक शब्द है। अनुनासिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु तथा नासिका। अनु का अर्थ है अनुगमन करना तथा नासिका का अर्थ है नाक। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका मार्ग का अनुगमन करने लगती है या नासिका मार्ग से बाहर निकलती है, उसे उस स्वर को अनुनासिक कहते हैं। जिन भी स्वरों के उच्चारण में हम जैसे वायु है मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर निकालते हैं, वे स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। कोई भी ध्वनि भाषा में तब महत्व पाती है जब वह शब्द का अर्थ बदलने लगती है। हिंदी में सभी नासिकृत स्वर मौखिक स्वरों के व्यक्तिरेख में शब्दों का अर्थ बदलने लगे हैं, अतः हिंदी में अनुनासिक स्वर ध्वनियाँ महत्वपूर्ण हो गई हैं। तो हिंदी में देखिए जो भी स्वर है वो अपना रूप बदल लेते हैं। ठीक है। और ये रूप बदलकर बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। मौखिक स्वर युक्त शब्द और अनुनासिक स्वर युक्त शब्द। तो सबसे पहले मौखिक देखिए, जैसे सा, आ, स, अ, सास, ये मौखिक स्वर युक्त है। ये सिर्फ हम मुंह से बोलते हैं सास, लेकिन जब हम स चंद्रबिंदु, अ स जोर अ, सांस, आ करके जब हमारे मुंह से बाहर आता है और नाक से वायु बाहर आती है तो ये बन जाता है अनुनासिक स्वर युक्त
शब्द, अनुनासिक स्वर युक्त शब्द जिसे हम कहते हैं सांस। भ अ ग अ भाग, भ आ ग अ भांग, ग ओ द अ गोद, ग ओ द अ गोंद। यहाँ पे भी एक जो बिंदी की मात्रा है वो नाक से बाहर आती है। तो अभी आपने देखा मौखिक स्वर युक्त शब्द, अनुनासिक स्वर युक्त शब्द। इन्हीं नासिक स्वरों को अनुनासिक कहा जाता है जिसमें ध्वनि नाक से बाहर आती है। अनुनासिक, यहाँ पे आप ये परिभाषा जो दिया गया है इसे आप लिखिएगा, याद कीजिएगा कि अनुनासिक किसे कहते हैं। अनुनासिक वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है और वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अनुनासिक वे स्वर है जिसमें आप देखिएगा वायु जो है वो सिर्फ मुख से नहीं बल्कि नाक से भी बाहर आती है। ठीक है, अब अनुनासिक का लेखन। सभी स्वरों और उनकी मात्राओं के चिन्ह तो हिंदी को संस्कृत से मिले थे। आवश्यकता इस बात की है कि अनुनासिकता के लिए कोई नया चिन्ह या वर्ण बनाया जाए। तो सारे मात्राएं जो हमें मिली हैं स्वरों को हमारे हिंदी भाषा में, वो कहाँ से मिली है? संस्कृत से मिली है। लेकिन अनुनासिकता के लिए हमें कोई नए चिन्ह की आवश्यकता थी या फिर वर्ण की आवश्यकता थी, जिससे लिखित भाषा में मौखिक स्वर और अनुनासिक स्वर में अंतर किया जा सके। तो एक मौखिक स्वर होता है और एक अनुनासिक स्वर होता है। तो इन दोनों में अंतर करने के लिए हमें कोई एक नया चिन्ह चाहिए था या वर्ण चाहिए था। तो इसके लिए दो चिन्ह, बिंदु तथा अनुस्वार मतलब और चंद्र बिंदु। यहाँ पे देखिए बिंदु है, अनुस्वार तथा चंद्र बिंदु जो कि अनुनासिक में प्रयोग किए जाते हैं, बनाए गए। अब प्रश्न उठता है कि अनुनासिकता के लिए कहाँ बिंदु तथा कहाँ चंद्र बिंदु लगाया जाए। ध्यान रखिएगा कि जिन स्वरों की शिरोरेखा के ऊपर स्थान खाली रहता है अर्थात कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं होता, उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता तथा जिनके ऊपर खाली स्थान नहीं होता अर्थात मात्रा का अंश मौजूद नहीं रहता, उनके ऊपर बिंदु लगाया जाता है। शिरोरेखा के ऊपर हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ खाली स्थान होता है उसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं और जहाँ पे कोई स्थान खाली नहीं होता वहाँ पे बिंदी का प्रयोग करते हैं। ये आप उदाहरण देखिएगा, इसके साथ साथ आपको ये समझ में आने लगेगा। शिरोरेखा के ऊपर खाली स्थान वाले स्वर अ चंद्र बिंदु, आ की मात्रा चंद्र बिंदु, उ चंद्र बिंदु, बड़ी उ चंद्र बिंदु। अब चलते हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उदाहरण आपको कैसे देती हूँ मैं, कुछ उदाहरण आप देखिएगा तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। अ चंद्र बिंदु, अखियाँ, अंगोछा, सपेरा, अंगना, खंजरी, गंवार, हंसी। तो ये आपको चंद्र बिंदु के कुछ उदाहरण। आ चंद्र बिंदु के उदाहरण आंधी, आंसू, आंकड़ा, आंकना, आंवला, आंत, कांच, सांच, भांग। ठीक है, अब ऊ चंद्र बिंदु उंगली, रूंधना, मुंह, मुंगरा, धुंधला। ऊ बड़ी चंद्र बिंदु ऊंघना, ऊंचाई, घूंसा, गूंज, गूंथना, कूंची, पूंछ। तो ये जो है चंद्र बिंदु आपको स्वर में मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब इनका प्रयोग हमने किस में किया? शब्दों में किया। ठीक है, अब हम देखेंगे शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह वाले स्वर। अब कहाँ पे स्वर का प्रयोग किया जाता है? ई चंद्र बिंदु, बड़ी ई बिंदी, ए चंद्र बिंदु, बड़ी ए बिंदु, ओ बिंदु, औ बिंदु। तो ये आपको याद रखना होगा कि कहाँ पे देखिए चंद्र बिंदु का प्रयोग है। यहाँ पे भी दो स्थानों में चंद्र बिंदु का प्रयोग है। तो चंद्र बिंदु का प्रयोग बड़े ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको गड़बड़ हो सकता है। देखिए स में छोटी ई, ऊपर बिंदु, घ रा, सिंघाड़ा। यहाँ पे बड़ी ई छोटी ई चंद्र बिंदु है, परंतु जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो हम इसे बिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके साथ हम छोटी ई की मात्रा कर चुके हैं, लगा चुके हैं। तो यहाँ पे ऊपर का स्थान जो है वो खाली है और ऊपर का स्थान खाली अगर यहाँ पे नहीं हो, ऊपर का स्थान यहाँ पे खाली है।
देखिए यहाँ पे ना ऊपर का स्थान खाली नहीं है, यहाँ पे आपको मात्रा लगी हुई है। तो जब हम यहाँ पे मात्रा लगा देते हैं तो यहाँ पे हम चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करके क्या प्रयोग करेंगे, हम यहाँ पे बिंदी का प्रयोग करेंगे। लेकिन यही अगर यहाँ पे मात्रा नहीं लगी हुई होती तब हम क्या करते, तब हम यहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग कर देते। यहाँ पे देखिए मात्रा लगी हुई है, हिंडोला मात्रा लगी हुई है, खिंचना, सिंचाई सब में मात्रा लगी हुई। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अगर ऊपर का स्थान खाली होता है तो चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। ऊपर का स्थान शिरोरेखा यानी इस रेखा के ऊपर का स्थान अगर खाली नहीं होता तो वहाँ क्या प्रयोग करते हैं, बिंदी का प्रयोग करते हैं। तो बड़ी ई के साथ भी यही है। देखिए बड़ी ई ऊपर बिंदु ट ईंट, बड़ी ई ऊपर बिंदु ध न ईंधन, भ में बड़ी ई ऊपर बिंदु लगा देंगे, चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे क्योंकि उस शिरोरेखा के ऊपर में जो स्थान है वो खाली नहीं है। तो हम उसके साथ क्या करेंगे, चंद्र बिंदु को नहीं लगा के बिंदु लगा देंगे। ठीक है। एच ए ऊपर चंद्र बिंदु, क्योंकि यहाँ पे ऊपर का स्थान खाली इसलिए चंद्र बिंदु लगा सकते हैं, लेकिन प ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगा सकते, ए की मात्रा हमने दे दी है। तो पे ए च पेंच, पेंदा, भेंट, गेंद, में, फेंकना, केंचुआ, केंचुली, बेंत, फेंटना। यह सभी स्थानों में आप देखिएगा कि शिरोरेखा के ऊपर में जो मात्रा लगी हुई है तो मात्रा लगने की वजह से वहाँ पे बिंदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार ए की मात्रा में भी आप देखिए, ए ऊपर एक मात्रा दे दिया हमने और यहाँ पे बिंदी लगा दिया क्योंकि ये शिरोरेखा के ऊपर स्थान खाली नहीं है। जब यहाँ स्थान खाली नहीं होगा तब हम यहाँ पे बिंदी का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही ऐंठना, मैं, भैंस, कैंची, गेंडा, 43, बैगन, है। तो इस प्रकार से जब हम प्रयोग करते हैं अनुनासिक और अनुस्वार का तो मात्राओं का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ओ में भी मात्रा है, औ में भी मात्रा है, तो यहाँ पे भी हम चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करके क्या प्रयोग कर रहे हैं, सिर्फ एक अनुस्वार एक बिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा यदि ई तथा ए नासिकीय स्वरों के रूप में शब्द के प्रारंभ में स्वतंत्र रूप में आते हैं तो उनकी शिरोरेखा पर खाली स्थान होने के कारण चंद्र बिंदु लगेगा, जैसे इंदिरा, ऐंठना आदि। तो यहाँ पे एक आपने एक और यहाँ पे उदाहरण देखा था, यहाँ पे देखिए ये उदाहरण देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि ये ऊपर में मात्रा नहीं लगी है शिरोरेखा के ऊपर, तो यहाँ पे हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। शिरोरेखा के ऊपर में हम ध्यान रखेंगे कि अगर मात्रा है तो हम चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ बिंदु का प्रयोग करेंगे। तो कुछ आपके स्पर्श पुस्तक में जो अनुनासिक शब्द आए हैं वो भी देख लीजिए। ऊंचाई, यहाँ पे देखिए मात्रा है लेकिन यहाँ ये स्वतंत्र रूप में बड़ी ऊ लिखी हुई है, ऊपर में मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है, शिरोरेखा के ऊपर स्थान खाली है इसलिए चंद्र बिंदु का प्रयोग है। ठीक है। ऊंचाई, यहाँ, वहाँ, कहाँ, सकूंगा, बाट और सांप। धुआं, फूकना, अंधेरे, गांव, आंखें, धुंधले, बांधना, पहुँचे। सभी स्थानों में देखिएगा जहाँ पे ऊपर में मात्रा का प्रयोग नहीं है वहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग हम कर सकते हैं, परंतु जहाँ पे भी मात्रा का प्रयोग हो जाएगा वहाँ पे सिर्फ हम इसके बगल में प्रयोग करना होता है तो हम सिर्फ बिंदी का प्रयोग करते हैं। तो अनुनासिक इस तरह से आपको समझ में आ गया कि कहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है और अनुस्वार कहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है। और अनुनासिक से आप क्या समझते हैं, जो स्वर को बोलने में वायु मुख के साथ साथ नासिका से बाहर आती है वो अनुनासिक स्वर कहलाती है। ठीक है। तो आज आपका अनुनासिक मैंने समझा दिया, कल अनुस्वार क्या है वो समझा दूँगा। ओके, धन्यवाद।